અને તે જ ક્રમમાં આમંત્રણ આપું છું શ્રી ગજેન્દ્રસિંહજી શેખાવત સાહેબ, સંસદ સભ્ય શ્રી જોધપુર. શેખાવત સાહેબ માટે એક વાત કરવી આપ સૌને જણાવવી ખાસ જરૂરી છે કે ખૂબ હૃદયપૂર્ણ અને નિખાલસ વ્યક્તિત્વ એટલે શેખાવત સાહેબ. જોધપુરના સાંસદ હોવા છતાં, એવા એક મહત્વના હોદ્દા ઉપર બિરાજિત હોવા છતાં અમારી સંસ્થામાંથી ન તો કોઈ તેઓને રૂબરૂ મળવા ગયું છે, ન એક પ્રોટોકોલ છે કે એમને લેટરથી જાણ કરી છે, ફક્ત વોટ્સએપથી એક નિમંત્રણ મોકલ્યું છે. પરિણામ આપ સૌની સમક્ષ હાજર છે. રાજસ્થાનનું આ એક સુંદર મજાનું રતન, એક આઇડલ, એક હીરો, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी साहब. निमंत्रण में मुझे लगता है कि भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. जी जी जी. इसलिए वो कैसे भेजा गया है इसकी कोई उपयोगिता नहीं है. और जो आप लोगों का भाव है, आप लोगों का स्नेह है आदरणीय योगराज सिंह साहब का, तो ये व्हाट्सएप भी नहीं किया होता, केवल टेलीफोन कॉल पे भी मैं आने को तैयार था. और फिर भी जब कभी भी ये बुलाएंगे निश्चित रूप से इनके बीच में इनके एक आदेश पे यहाँ हाजिर होऊंगा. महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान राजकोट द्वारा आयोजित इस 13वें स्किल अवार्ड सेरेमनी में मंच पर विराजमान हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए चारण संत श्रद्धेय पालू भगत जी महाराज, गुजरात की राजनीति के भीष्म पितामह, और सामाजिक दृष्टिकोण से इस समाज के वटवृक्ष जिनकी छाया में आप और हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय शंकर सिंह जी वाघेला साहब, मंच पर विराजमान जिनके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज की क्या भूमिका हो और किस तरह से समाज के युवाओं को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ऐसे आदरणीय अशोक सिंह साहब, इस गुजरात की राजनीति में एक युवा शक्ति के प्रतिबिंब आदरणीय शक्ति सिंह साहब, श्रद्धेय किशोर सिंह साहब, इस संस्थान के अध्यक्ष और जिन्होंने एक बहुत सुंदर वक्तव्य हम सब लोगों के सामने रखा. मैं जब ये वक्तव्य दे रहे थे तब शंकर सिंह साहब, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि किसी कार्यक्रम में यदि उस संस्थान के अध्यक्ष का स्वागत भाषण ऐसा हो, वो अपने आप में उस संस्थान की कार्यशैली का एक आईना, एक प्रतिबिंब, एक इंडिकेटर है. और जो जिस तरह से इन्होंने इतिहास को जोड़ते हुए वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए समाज में जो संस्कृति के बीज को बचाए रखने का आह्वान हम सब लोगों के सामने किया, एक जागरूक कृषक का उदाहरण देते हुए, खेडूत का उदाहरण देते हुए, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि मैं ये बात मेरे मन में थी कि ऐसे संस्थान के अध्यक्ष और उनके द्वारा आयोजित उस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि इनके बाद में किसी और को वक्तव्य देने की और बात करने की आवश्यकता भी नहीं है. संस्थान के सारे पदाधिकारीगण इस विशाल सभागार में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सारे पितातुल्य अभिभावकगण,
मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं योगराज सिंह साहब का कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अपने परिवार के उन सदस्यों से जो गुजरात में रहते हैं उनका दर्शन कर सकूं और जो मंच पर बैठे हैं ऐसे अभिभावकों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शंकर सिंह साहब, ये 13वां स्किल अवार्ड समारोह है। अभी हाल 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, मुझे लगता है उससे पहले स्किल को समझने की बात यदि किसी ने की होगी तो निश्चित रूप से इस एकमात्र संस्थान होगा जिसने स्किल का आदर करने की बात जो है इस देश में की होगी। हमारा भारत देश जहां अनेक अनेक ऐसे उदाहरण जो स्किल परफेक्शन के मिलते हैं। कुतुब मीनार यदि किसी ने देखी हो, आप सब लोगों में से जाने का अवसर मिला होगा। कुतुब मीनार के सामने एक लौह स्तंभ खड़ा है। लगभग 700 साल से वो लौह स्तंभ वहां खड़ा है और उस लौह स्तंभ का इतिहास, उस लौह स्तंभ के नीचे शिलालेख पर लिखा है कि अशोक महान के काल में बनाया गया था। लगभग 2000 साल से ज्यादा का उसका इतिहास है। 2000 साल पहले जो लौह स्तंभ बना वो सारे मौसम की मार झेलते हुए भी आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। जिस देश में ऐसा मेटलर्जिकल स्किल था, ढाका की मलबल जो भारत का आजादी से पहले पार्ट था, सूरत इस देश की टेक्सटाइल राजधानी है। जो बेस्ट कपड़ा आज की तारीख में इस दुनिया में बनता है, एसवेस कॉटन, लगभग 4 से 5000 नॉट के बीच में वो कपड़ा बनता है। और उस समय जो हमारे कारीगर जिनकी स्किल ऐसी थी कि जो हाथ से धागा बुन करके और जो कपड़ा बनाते थे, 40 मीटर का थान अंगूठी के अंदर से निकाला जा सकता था। अनेक अनेक ऐसे उदाहरण इस देश में थे, लेकिन सुनियोजित रूप से जिस तरह से हमको अपनी स्किल से दूर किया गया। दुनिया के स्किल सर्वे के आंकड़े यदि मैं आपके सामने रखूं, चाइना आबादी में हमसे बड़ा देश है, हमसे आगे है। चाइना की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 48% हिस्सा स्किल्ड है और हाथ का कोई ना कोई हुनर, हाथ का कोई ना कोई काम जानता है। अमेरिका लगभग 30 करोड़ लोगों का देश है और लगभग 60% लोग वहां किसी न किसी हुनर को जानते हैं और उसका कौशल रखते हैं। इंग्लैंड 10-12 करोड़ लोगों का देश है, लगभग वहां ये स्थिति जो है वो 65% तक है। जर्मनी में 75% है और दुनिया में सबसे ज्यादा स्किल्ड अगर कोई देश है तो वो कोरिया है, जहां 98% लोग स्किल्ड हैं। और ऐसे महान देश जिसके स्किल के बारे में, जिसमें जितना डेवलप्ड स्किल था, जिसकी चर्चा मैंने आप सब लोगों के सामने की, उस भारत का जब स्किल सर्वे हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे, आंकड़ा केवल 3% पर है। और उस देश में स्किल को सम्मान करने का 13 साल पहले योगराज सिंह जी, आपकी संस्थान ने जो काम प्रारंभ किया, मैं उस जज्बे को और उस फोरसाइटेडनेस को सलाम करता हूं, उसका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब योगराज सिंह जी अपनी बात कर रहे थे तब इन्होंने सतयुग और द्वापर, त्रेता, कलयुग का एक उदाहरण हमारे सामने रखा। मित्रों, पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य दर्शन के सोच में और हमारे सोच में
एकदम दो विपरीत ध्रुव हैं। जहां पाश्चात्य दर्शन इस बात का विश्वास करता है कि मानव का जो इतिहास है, जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, वो आदिम युग से पाषाण युग, पाषाण युग से लौह युग, और लौह युग से यांत्रिक युग और आधुनिक युग तक इस तक पहुंचा है। वो इस बात का विश्वास करते हैं कि हमारे पूर्वज, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हमारे पूर्वज वानर थे, बंदर थे, और कालांतर में धीरे धीरे वो जनजातीय स्थिति से में असभ्य तरीके से, जंगली तरीके से रहते हुए धीरे धीरे विकास के क्रम में आज वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत का दर्शन यह बात मानता है, जिस क्रम का उल्लेख आदरणीय योगराज सिंह साहब ने किया, कि हम देवत्व से क्षरण होते होते सतयुग, त्रेता और द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में तक के रास्ते तक पहुंचे और आज इस वर्तमान स्थिति में हैं। जहां पाश्चात्य संस्कृति के मानने वालों के लिए, क्योंकि उनका दर्शन विकासवाद, इवोल्यूशन का प्रोसेस मानता है, इसलिए उनके पास में उनके पूर्वजों के ऊपर गर्व करने लायक कोई भी वस्तु, कोई भी उदाहरण उनके पास में नहीं है। और ऐसा होने के कारण से वो हमेशा कुछ न कुछ नया करना और एक नए युग का प्रतिपादन करना और नवीनता के प्रतिपादन के साथ में अपने आप को यशस्वी बनाना, इस अवधारणा के साथ में काम करते हैं। और क्योंकि भारत में हम लोगों के पास में ऐसी एक लंबी परंपरा है कि हम अपने पूर्वजों पर गर्व करने के साथ साथ में एक निश्चित हम सब लोगों के सामने फिलॉसफी है, जहां वो अपने आप को एक नई नवीनता का युग ला करके कुछ नया करके यशस्वी बनना चाहते हैं। वहां हमारी ऋषि परंपरा में, हमारी दर्शन परंपरा में बिल्कुल स्पष्ट इंडिकेशन है कि मनुष्य को देवत्व की ओर जाना है, और देवत्व की ओर जाने के रास्ते में यह मनुष्य का जन्म जो है, यह हमको एक अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है। क्योंकि उनके पास में गर्व करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए वो हमेशा नवीनता, इसलिए उनके पास, और क्योंकि उनके पास में पूर्णता का कोई आदर्श नहीं है, इसलिए वो हमेशा नवीनता की तरफ देखते हैं। लेकिन हमने हमेशा, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य देवत्व की ओर है और क्योंकि हमारा विकास का क्रम देवत्व से शुरू हुआ है, हम हमेशा देवत्व की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यह एक बाइपोलर फिलॉसफी है जिसमें दो विपरीत ध्रुव हैं। भारत के दर्शन के क्रम में सतयुग का इतिहास वैदिक वांग्मय के रूप में, वेदों के रूप में हम सब लोगों के सामने बहुत स्पष्टता से मिलता है। यह दीगर बात है, यह अलग बात है कि हमने वेदों का अध्ययन आप जो है वो ब्राह्मणों तक और बहुत प्रिसाइजली उसमें काम करने वाले स्कॉलर्स तक सीमित कर दिया। और उसके बाद का जो इतिहास है, जो त्रेता और द्वापर का इतिहास है, वो पौराणिक कथाओं में और पौराणिक इतिहास में, पौराणिक पुस्तकों में पूरा विस्तृत रूप से विद्यमान है। रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ जो तत्कालीन जीवन, तत्कालीन दर्शन, तत्कालीन जीवन पद्धति और तत्कालीन परंपराओं का स्पष्ट उल्लेख हम सब लोगों के सामने करते हैं। महाभारत के काल से लेकर के और बाद में मौर्य काल तक लगभग 1500 साल का यह भारत के इतिहास में एक ग्रे पीरियड है, एक अंधियारा युग है। क्योंकि उस समय का कोई भी लिखित इतिहास, किसी भी तरह के इतिहास का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह सत्य है कि उस समय का इतिहास क्षत्रिय जाति का इतिहास था और क्षत्रियों का इतिहास था। और सार्वभौमिक रूप से यह बात स्वीकार्य है कि तत्कालीन भारत जो लगभग पर्शिया तक फैला हुआ था, उस भारत में क्षत्रियों का प्रभुत्व था। और मौर्य काल के बाद का से लेकर के आज तक का तिथिवार इतिहास हम सब लोगों के पास में विभिन्न रूप में लिखा गया है।
अब जिस समाज के पास में ऐसी समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा है, प्रेरणा लेने के अनेक 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 अवसर हैं, वो समाज आज इस स्थिति में है। और इस स्थिति, ऐसी स्थिति की जब दयनीयता की स्थिति यदि मैं कहूं तो निश्चित रूप से ये एक चिंतन का विषय हम सब लोगों के सामने है। जिस समाज के पास में ऐसी गौरव या प्रेरणा लेने लायक इतिहास हो, क्योंकि इतिहास का लेखन अन्य समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए वो एक टर्म ऑफ रेफरेंस हो सकता है, या अन्य समाज के लिए वो घटनाओं का संकलन हो सकता है, घटनाओं के शोध का विषय हो सकता है। लेकिन स्वजनों के लिए इतिहास एक प्रेरणा और का प्रदान करने वाला और गर्व से सिर ऊंचा करके चलने के लिए एक संबल प्रदान करने का आधार है। मैं अनेक अवसरों पर यह बात करता हूं कि समाज की दुरावस्था की चर्चा हम अनेक अनेक अवसरों पर करते हैं। जहां कहीं भी सामाजिक स्तर पर बात करने का अवसर मिलता है, हम समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं और निश्चित रूप से उसको किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, इसका दर्द हम सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं अवश्य रहता है। लेकिन हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं? और जब योगराज सिंह साहब ने कहा कि वो खेडूत की तरह बीज बचाना, मुझे वहीं से इस बात को करने की प्रेरणा मिली। मुझे लगता है कि इतिहास का अध्ययन, और इतिहास का अध्ययन केवल घटनाओं के क्रम में नहीं, किन परिस्थितियों में किस तरह का कृत्य उसने किया, क्या इतिहास पुरुषों ने किया था, क्या काल की मांग थी, क्या समय की मांग थी, और किस तरह से समय सापेक्ष काम उन लोगों ने किया, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। और उसका अध्ययन यदि हम इस दृष्टिकोण से करेंगे, वीर दुर्गादास एक नन्हे से बालक, एक बिल्कुल साधारण परिवार में जन्मे हुए, और मैं सोचता हूं कि क्षत्रिय मुगल कालीन इतिहास में दुर्गादास से ज्यादा प्रेरक कोई भी व्यक्तित्व हो नहीं सकता। बिल्कुल एक साधारण परिवार में जन्मा बालक, जिसकी माता को उसके पिता ने दूसरी विवाह करने के बाद में त्याग दिया, और छोटा सा बालक जिसकी उम्र 8-9 साल की हो, उसके खेत में जब एक राजा के ऊंट लेकर के चरवाहे जब अंदर आ जाते हैं और ऊंट जब उसकी फसल को नष्ट करते हैं, और वो उनको ललकार करके कहता है कि मेरे खेत से बाहर निकलो, मेरे खून पसीने की कमाई खत्म हो रही है। जब उसका उपहास होता है और उस उपहास के प्रतिकार में एक बार से ऊंट की गर्दन अलग कर दो, शाम को जाकर के अपनी मां को उस घटना के बारे में बताना, और जब राजाज्ञा हो, राजा का आदेश हो कि उसको बालक को लाया जाए, तो मां के द्वारा यह कहा जाना कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। और राज दरबार में भी जब यह पूछा गया कि तुमने ऊंट को मारा, तो साहस के साथ स्वीकार किया कि हां, मैंने उस ऊंट को अपनी तलवार के वार से मारा। और जब यह पूछा गया कि कैसे मारा, तो पास में खड़े हुए ऊंट का एक झटके में सर कलम कर देना। वो दुर्गादास, उस समय की परिस्थितियां कोई आज की परिस्थितियों से कम विकट नहीं होंगी। औरंगजेब का काल था, संस्कृति, मर्यादा और राम का नाम लेना तक जहां पाप था, जहां संभव नहीं था, उस विपरीत परिस्थितियों में ऐसे बालक दृढ़ता के साथ में अपने पूर्वजों के इतिहास का उदाहरण लेके खड़ा होना। मित्रों, ऐसे अनेक 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 अवसर हम सब लोगों के सामने, ऐसे अनेक ऐतिहासिक मानबिंदु हम सब लोगों के सामने हैं। और यदि इस क्षत्रिय जाति के इतिहास को आरंभ से लेकर अंत तक यदि कोई व्यक्ति इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से पढ़ना प्रारंभ करे, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस दिन, चाहे वो कोई भाई हो, चाहे वो कोई बहन हो, जिस दिन वो इस स्तर तक पहुंचेगा, वो इस बात को पढ़ लेगा, उसके मन में इस तरह की एक ग्लानि, इस तरह की एक आग उसके दिल में उपजेगी कि वो इस समाज के कल्याण के लिए एक नया प्रतिबिंब, नया एक प्रतिमान स्थापित करने तक, कि मैं अपने पूर्वजों ने जिस तरह का कीर्तिमानी कृत्य करके एक प्रतिमान स्थापित किया है, मैं भी अपने समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरह का प्रतिमान स्थापित करूंगा, ऐसे प्रतिमान का निर्माण करूंगा। जिस समाज ने इतने इतने अनेक वर्षों तक, हजारों हजार सालों तक ऐसी कीर्तिमानी इतिहास की परंपरा, इतिहास बनाने की परंपरा रखी है, मुझे समझ नहीं आता कि इस जमाने में, इस समय में ऐसा क्या हो गया है कि हम उस इतिहास की, उस जाति ने इतिहास निर्माण की उस परंपरा को छोड़ दिया है। और जब मैं आज
इस अवार्ड सेरेमनी में इन छोटे छोटे बालकों को अन्य क्षेत्रों में, मैं अभी जब देख रहा था और लगातार सारे बालकों को बुलाया जा रहा था, मैंने वो पन्ने पलट करके उस लिस्ट को देखा, मुझे लगा कि इन बहनों ने कहीं कोई ऐसा, कैसे हो सकता है कि गुजरात की बहनों ने कोई ऐसा काम नहीं किया हो कि योगराज सिंह जी उनको सम्मानित नहीं कर रहे हो। पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया और तुरंत उस लिस्ट में देखा कि उसमें बहुत सारी बहनों के नाम है जिनको अब बुलाया जाने वाला। तो जिस समाज में अब वर्तमान में इस तरह की चेतना जागृत हुई है कि हम काल सापेक्ष काम करें, अभी तलवार का युग नहीं है, मैं मानता हूं। जो हमारा उस समय हमारे समाज का जो दायित्व था कि हमें समाज के रक्षण करने का जिम्मेदारी हमारे समाज के ऊपर थी, 36 कौम का रक्षण करने की जिम्मेदारी हमारे समाज के ऊपर थी, लेकिन आज वो दायित्व हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी इस संस्कृति को बचाए रखने का, जिस संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारी अनेक 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 पीढ़ियों ने अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को आहुत किया और इस यज्ञ में अपने आप को अनेक पीढ़ियों ने समर्पित किया, उस संस्कृति को बचाए रखने की जिम्मेदारी आज भी यदि किसी समाज की है तो वो हमारे समाज की है। और हम अपनी उस जिम्मेदारी से, जिस दिन क्षत्रिय समाज मुंह मोड़ लेगा, उस दिन इस हिंदू संस्कृति जिसकी बात हम सब लोग करते हैं, उस संस्कृति को बचाए रखने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम सबको अपने पूर्वजों की उस परंपरा की, उस महान परंपरा की आन है कि हमको उस दिशा में लगातार लगातार प्रयास करना चाहिए। इस तटस्थता को छोड़ करके हम इतिहास निर्माण के लिए काम करें, जिस किसी भी क्षेत्र में काम करें, जिस किसी भी भूमिका में काम करें, कहीं भी काम करें, लेकिन हम काम वो करें कि इस समाज का नाम रोशन हो और एक प्रतिमान आने वाली पीढ़ियों तक के लिए बना के जाएं, ताकि ये जो लंबी परंपरा, ये जो दीर्घ परंपरा सतयुग से लेकर आज तक चली आ रही है, इस परंपरा को आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा कि वो बीच का कालखंड अंधियारा युग था, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए हमारी पीढ़ी को उलाना न दे, इस बात के लिए हमारी पीढ़ी को न कोसे कि उस पीढ़ी ने इस तरह का कोई प्रतिमान नहीं बनाया और वो जो हमारे पूर्वजों की कमाई थी, उस कमाई को खा करके आज समाज को इस खोखले और अर्थहीन स्तर पर पहुंचाने का जो काम जिस पीढ़ी ने किया है। मित्रों, मैं सोचता हूं कि कोई भी यदि इस दृष्टिकोण से सोचना प्रारंभ करेगा तो निश्चित रूप से इस वैक्यूम को, इस शून्य को भरने के लिए आगे आएगा, आगे बढ़ेगा और समाज में ऐसी प्रतिभाओं को पहचान करके, जैसा अभी अशोक सिंह साहब ने कहा कि कक्षा 6 में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, हम उसके जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसकी पर्सनालिटी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसका किस क्षेत्र में अभिरुचि है, उसको साइकोलॉजिकली किस दिशा में जाना है और फिर उसको नर्चर करके, उसको परिमार्जित करके हम इस स्तर तक पहुंचाएंगे कि वो समाज में का नाम रोशन कर सके और आने वाले युग में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रतिमान के रूप में खड़े हो सके। अभी योगराज सिंह साहब बात कर रहे थे, इन्होंने गुजराती में कहा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो कड़ा काल, एक विशियस सर्कल, जिसमें समाज एक विशियस सर्कल में फंसा हुआ है। पर मैं इससे थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से अलग हट करके सोचता हूं। यदि हम पिछले 15-20 साल की स्थिति को देखें तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन हुआ है, निश्चित रूप से सामाजिक भाव जागृत हुआ है, निश्चित रूप से समाज में प्रेरणा आई है। जहां आज से 20-25 साल पहले जब कभी भी हमारे समाज के लोग एकत्रित होते थे, केवल और केवल दहेज, शराब, नशा, इसकी बात करते थे, आज समाज में आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पूरे समाज में, देश भर में सभी जगहों पर जाने का अवसर मिलता है, कहीं भी इस तरह की बात नहीं होती। आज समाज में हम पॉजिटिव दिशा में जा करके अपने लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस अपने लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और एक समाज को आगे बढ़ाने की होड़ चहुं और लगी है, अच्छे काम करने वाले लोगों का सहयोग करने का भाव जिस तरह से जागृत हुआ है। आदरणीय अशोक सिंह साहब कह रहे थे कि जिस तरह से बापू ने यह कहा कि जब कभी भी, जहां कहीं भी कमी पड़े, जब अंत में जब थक जाएं तो मैं हमेशा आपके साथ में हूं। महाराजा गंगा सिंह जी का मुझे स्मरण होता है, बीकानेर का, जब पंडित जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे थे और वो पूरे देश भर के राजाओं से जब अपना धन एकत्रित कर रहे थे। बीकानेर बहुत छोटी स्टेट है, पर महाराजा गंगा सिंह जी ने इस बात को समझते हुए, उस समय के एक फॉरसाइटेड दूरदर्शिता रखते हुए
उन्होंने इस बात को कहा, उनके सामने कहा था। और मुझे लगता है कि महाराजा गंगा सिंह जी के बराबर व्यक्तित्व आदरणीय शंकर सिंह साहब का है, यदि मैं इस दृष्टिकोण से सोचता हूं कि उन्होंने कहा था कि पंडित जी, जब आपके पास में सारा कलेक्शन हो जाए और विश्वविद्यालय बनाने के लिए जितने बचे हुए धन की आवश्यकता हो, वो सारा धन बीकानेर स्टेट देगा। समाज में ऐसे अनेक भामाशाह हैं। जोधपुर में अभी हमने करोड़ों रुपए की लागत से एक छात्रावास बनाया। छोटे छोटे गांव, जहां एक एक दो दो गांव पूरी तहसील में, वहां भी अपने आप युवक और युवतियां पढ़ सकें, अपने युवक और युवतियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिल सके। ऐसे छोटे छोटे जगहों में हमारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। ये एक नवीन युग की शुरुआत है। और मित्रों, क्योंकि मैं यहां युवाओं से बात कर रहा हूं, युवाओं के सम्मान का विषय है मित्रों, ये हम सब की जिम्मेदारी, क्योंकि ये युग परिवर्तन का काल है। और जब कभी भी जिस किसी भी समाज में ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आती है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सामाजिक संस्थान हो, और चाहे कोई देश हो, चाहे संस्कृति हो, कोई सभ्यता हो, जब ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीढ़ी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यदि किसी की होती है तो उस पीढ़ी के युवाओं की होती है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का काल है, हमारा देश बदल रहा है और पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास कर रही है कि भारत बदल रहा है और आने वाला भविष्य भारत का है। मित्रों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे समाज के युवाओं और युवतियों पर है, क्योंकि जब कभी भी इस देश में ट्रांसफॉर्मेशन का काल है, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, वैसे भी मैंने बहुत सारा वक्त ले लिया है और मुझसे बहुत बहुत अनुभवी आदरणीय शंकर सिंह साहब, परम श्रद्धेय संत श्री और आदरणीय शक्ति सिंह साहब, इन सब के श्रीमुख से हम इनके वक्तव्य हमको सुनने, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। लेकिन जब कभी भी भगवान राम के काल से लेकर के और आजादी के बाद तक जब कभी भी इस देश में ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जब कभी भी युग परिवर्तन का काल आया है मित्रों, हमारे समाज में उसने उस काल में एक प्रभावी भूमिका निभाई है, एक कीर्तिमानी काम किया है। स्वर्णाक्षरों में हमारे पूर्वजों का उस समय के रेफरेंस में नाम लिखा गया है। मित्रों, ये हम सब लोगों के पास में भी एक अवसर है कि इस ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, इस बदलते हुए काल में, हम सब लोग भी ऐसा काल सापेक्ष कृत्य करें कि आने वाली पीढ़ी हमको इस बात के लिए सराहना करे कि उस पीढ़ी ने भी उस परंपरा को जो है जीवित रखा, उस परंपरा को बनाए रखा, और उस परंपरा को बनाए रखने के कारण से जो आज जो है हमारे समाज का उस पूरे बृहत्तर समाज में वही स्थान है। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन युवाओं ने ऐसे कीर्तिमानी कृत्य किए हैं उन सबको बहुत सारा अभिनंदन। हम और आगे बढ़ें और इस जो है राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर पर देश का, समाज का नाम रोशन करें। ऐसी सारी शुभकामनाओं के साथ में श्रद्धेय योगराज सिंह साहब को बहुत सारा धन्यवाद देते हुए, बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए, इनका बहुत सारा अभिनंदन करते हुए कि मुझे आप सब लोगों से बात करने का, आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया, आदरणीय संत श्री आदरणीय शंकर सिंह साहब से आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय क्षात्र धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम। बहुत ही उम्दा बातें हुई आपके द्वारा, और ये आपका दूसरा दौरा था, आपकी दूसरी बार आप पधारे हैं हमारे बीच।